Morning students, today we will read the Nazi cult of motherhood। यानी कि कल्ट मीन्स होता है जैसे कि पूजा वगैरह करना होता है, ठीक है। तो मदरहुड यानी कि मातृभूमि की सेवा या मातृभूमि की पूजा नाजी कैसे करते थे, ठीक है। Children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men। देखो, चिल्ड्रन जो नाजी जर्मनी थे यानी कि नाजी पार्टी की जो जर्मनी था उस टाइम पे, वहाँ पे बच्चों को है ना बार बार यह बताया जाता था, यह सिखाया जाता था कि जो औरतें होती हैं वो पुरुषों से अलग होती हैं। जैसे आजकल तो बोलते हैं कि औरतें और पुरुष सब क्या है, समान है, लेकिन ये क्या बताते थे कि भाई औरतें पुरुषों से क्या है, अलग है, डिफरेंट है। The fight for equal rights for men and women that had become part of democratic struggle everywhere was wrong and it would destroy society। और उसी टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या चल रहा था, फाइट चल रही थी किस चीज़ की, इक्वालिटी की। विमेन भी, जो महिला आंदोलन थे वो भी ऐसे चल रहे थे कि भाई हमें भी पुरुषों की तरह अधिकार मिलना चाहिए नौकरी करने का, और ये वोट का अधिकार लेना, और समाज में इक्वालिटी का जो राइट था उनका, इसके लिए वो क्या कर रहे थे, ठीक है, कि समाज में उनको इक्वल राइट्स के लिए जो फाइट कर रहे थे वो। लेकिन इन सब आंदोलनों को, महिलाओं की इक्वालिटी के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, हिटलर और नाजी क्या कह रहे थे कि ये सारे के सारे जो स्ट्रगल जो चल रहे हैं ये क्या है, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है, ये सारे के सारे क्या है, रॉन्ग है, गलत है। एंड इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी, और इससे क्या हो जाएगा, समाज का क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। वो ऐसा कहते थे, जैसे आजकल भी कुछ कहते हैं ना ऐसी विचारधारा वाले लोग, कि कहते हैं कि भाई यदि औरतों को सारे अधिकार मिल गए तो क्या हो जाएगा, समाज का ताना बाना ही टूट जाएगा, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। While boys were taught to be aggressive, masculine and still-hearted, girls were told that they had to become good mothers and rear pure-blooded Aryan children। देखो, जबकि लड़कों को तो यह सिखाया जाता था कि उन्हें एग्रेसिव होना चाहिए, यानी कि आक्रामक, लड़ाकू होना चाहिए, मस्कुलाइन, पुरुषों की तरह बलवान होना चाहिए उसे, एंड स्टिल हार्टेड, मजबूत दिल के होने चाहिए। वहीं दूसरी ओर लड़कियों को क्या सिखाते थे, गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर, उन्हें अच्छी माताएं बनना चाहिए, उन्हें अच्छी माताएं बनना चाहिए, एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, और जो शुद्ध आर्यन ब्लड के बने हुए जो उनके बच्चे पैदा होंगे वो उनको क्या करना चाहिए, उनकी रियर अप करनी चाहिए, उनको उन्होंने क्या करना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए। यहाँ पे सीधे सीधे यह सिखाया जा रहा था कि किसी दूसरी रेस के लोगों के साथ लड़कियों ने रिलेशन नहीं बनाने, समझे। वो प्योर आर्यंस का मीनिंग यही था कि जो प्योर जर्मन नॉर्डिक पीपल थे, आर्यन थे, जो कि जर्मन के ही मूल निवासी थे, ऐसे ही बच्चे पैदा करने होंगे उन्हें, यानी कि शुद्ध आर्यन पैदा करने हैं, उनको ये सिखाया जाता था। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस। देखो यहाँ आगे लिख दिया उन्होंने कि जो लड़कियां हैं उनको प्योरिटी रखनी पड़ेगी अपनी रेस की, यानी कि अपनी प्योरिटी ऑफ द रेस का मतलब क्या है कि वो जर्मन है वो गर्ल्स, तो उनको है ना मैरिज रिलेशन भी अपनी ही कास्ट के या अपनी ही रेस के, यानी कि जर्मन वासियों के ही साथ उनको रिलेशन बनाने पड़ेगा, किसी और के साथ नहीं। वो ये बताना चाह रहा था उनको। डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम जूस, और ये कहता था उनको कि वो अपने आप को है ना यहूदियों से दूर रखे। जैसे आजकल है ना सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे अपने यहाँ पे क्या भाई लव जिहाद छिड़ा हुआ है, आप न्यूज़ वगैरह में भी सुनते होंगे। तो वो कहते थे कि भाई हिटलर ये कहता था कि उनको है ना क्या करना है, उनसे डिस्टेंस यानी कि दूरी बना के रखनी है लड़कियों को, किनसे, यहूदियों से। एंड लुक आफ्टर द होम, और घर की देखभाल करनी है। एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजीज वैल्यूज, और अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताना है, नाजीज वैल्यू के बारे में, यानी कि नाजियों के जो मूल्य है, जो नियम है, वही बताना है। अब आप समझ गए होंगे ऐसे डिक्टेटरशिप आती है, ठीक है ना। ये होता है पूरी तरह से
मेंटली भी उनको क्या कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना। दे हैड टू बी द बियरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस, क्योंकि उन्हें आर्यन कल्चर यानी कि आर्यन संस्कृति और आर्यन रेस के लोगों को क्या करना है, बच्चों को आगे पैदा करना है, इसलिए उनको प्योरिटी रखनी पड़ेगी, अपनी पवित्रता बनाए रखनी पड़ेगी। इन 1933 1933 में हिटलर ने बोला, इन माई स्टेट मदर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन्स। देखो उन्होंने ये बोला था कि मेरे राज्य में ना मदर क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये लाइन पढ़ने में तो आपको अच्छी लगती है, लेकिन इसके पीछे की उसकी जो विचारधारा है ना, वो समझ के फिर आप समझ जाओगे देखो क्या क्या सोच है इस आदमी की। देखो फिर वो क्या कहेगा, बट इन नाजी जर्मनी, लेकिन नाजी जर्मनी में क्या था, ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। वहाँ पे सारी की सारी माताओं के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था नाजी जर्मनी। हालांकि हिटलर ने बोल दिया 1933 में, जब तक उसका शासन स्टार्ट हुआ था, मतलब लोगों को बहका ही रहा था ऐसे कि भाई वुमेन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जर्मनी में। लेकिन उसका जो जर्मनी था ना, जो नाजी जर्मनी था उसकी पार्टी का, वहाँ पे हर मदर के साथ इक्वली ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। कैसे? वुमेन हु बोर रेशियल अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पुनिश्ड एंड दोज हु प्रोड्यूस रेशियल डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवार्डेड। जो औरतें जिनके बच्चे ना अनडिजायरेबल होते यानी कि दूसरी नस्ल का पैदा हो जाता, शुद्ध आर्यन नहीं होता, तो उनको तो देता वो दंड, और जिनको होता जिनको शुद्ध आर्यन बच्चे होते हैं उनको देता वो अवार्ड। फिर कहाँ रहेगी वो उसकी जो आइडियोलॉजी की भाई मदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक मदर के साथ तो वो क्या कर रहा है, सजा दे रहा, और एक मदर का अवार्ड दे रहा, तो डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहा है ना, डिफरेंस। एंड दे वर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल एंड वर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू कंसेशन इन शॉप्स एंड थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स। उन औरतों को जो शुद्ध बच्चे पैदा करती थी, शुद्ध आर्यन, उनको हॉस्पिटल में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, उनको सब्सिडी कंसेशन मतलब छूट मिलती थी, बसों में ट्रैवल करने में, थिएटर में जाने में, शॉप वगैरह में जहाँ पे भी जाती थी ना, उनको सब्सिडी दे देता था, एक टाइप से छूट मिल जाती थी सरकार की तरफ से। वही टू इनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, और वो क्या करता था, औरतों को इनकरेज करता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे। आपने भी सुना होगा कुछ ऐसा ही, कुछ किसी धार्मिक नेताओं का अपने यहाँ पे भी, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। एंड ऑनर क्रॉसेज वर अवार्डेड, और उनको है ना ऑनर क्रॉसेज यानी कि इनाम के तौर पे, उनको सम्मान के तौर पे क्रॉस देता है। जैसे अपने यहाँ पे क्रॉस में अपने यहाँ पे ओम वगैरह दे देते हैं, तो उनका तो वो है ना क्रॉस जो जीसस क्राइस्ट वाला, वो उनको गिफ्ट में देते थे उन औरतों को। ए ब्रॉन्ज क्रॉस वाज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन। देखो जिसके 4 बच्चे पैदा होते हैं, जिस औरत को, उसको देता वो ब्रॉन्ज क्रॉस। एंड सिल्वर फॉर 6, और जो 6 बच्चे पैदा करती उसको सिल्वर देता था, और जो 8 और मोर यानी कि 8 और 8 से ज़्यादा बच्चे पैदा करती उनको वो गोल्ड क्रॉस देता था। हो गया ना यहाँ पे डिफ्रेंशिएट, आबादी बढ़ाने के लिए। मतलब ये कह रहा था कि भाई जितना भी हो उसके शुद्ध आर्यन बढ़ाओ, समझे। ऑल आर्यन वुमेन हु deviated from prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished। देखो ऑल आर्यन वुमेन, जो जितनी भी आर्यन वुमेन हैं, हु डिविएट फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो समाज का कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि जो हिटलर की पार्टी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उससे अगर वो डिविएट हो गई यानी कि पथ भ्रष्ट हो गई, उस रास्ते से किसी दूसरे रास्ते पर चलने लगी वो, तो उनको क्या किया जाता था, पब्लिकली कंडेम्ड, यानी कि पब्लिक में खड़ा करके उनकी निंदा की जाती थी। एंड सीवियरली पुनिश्ड, और फिर उनको पूरी तरह से क्या दिया जाता है, कष्ट में सजा दी जाती थी। पब्लिक में खड़ा करके उनको बोलते थे कि ये देखो ये उल्टा है, ये वो है, इसने दूसरी नस्ल के व्यक्ति के साथ ये किया वो। दोज हु मेंटेन कॉन्टैक्ट विद ज्यूज, पोल्स, रशियन वर paraded through the town with shaved head, blackened faces and placard hanging around their necks announcing I have
स्लाइड द ऑनर ऑफ द नेशन। देखो यहाँ पे ये करता था, जो भी औरतें हु मेंटेन कॉन्टेक्ट विद ज्यूज, जो यहूदियों के साथ या फिर पोल्स यानी कि पोलैंड के वासी थे जो लोग, या रशियन थे, अगर उनके साथ किसी ने भी अपना रिलेशन मेंटेन रखा, किसी भी औरत ने, तो उसके साथ क्या करता था, परेडेड थ्रू द टाउन, उनकी टाउन के अंदर परेड यानी कि पैदल चलाते थे उनको टाउन के अंदर, विद सेव्ड हेड, उनके सर को सेव करके यानी कि गंजा करके, औरतों को गंजा करके, उनको ब्लैक एंड फेसेस या उनके मुंह काला करके, और उनके गले में ब्लैक कार्ड यानी कि एक कार्ड सा नहीं होता ऐसे, उसको हैंग कर देते, उसके ऊपर कुछ ऐसा लिख देते, जैसे अपने यहाँ पे भी लिख देते ना भाई इसने ये किया है वो, तो ऐसे करते थे। और उस पर यह लिख देते थे कि भाई इन्होंने क्या किया, आई स्लाइड द ऑनर ऑफ द नेशन, मैंने देश के सम्मान को क्या कर दिया है, बेच डाला है या गंदा कर दिया है, ऐसे कुछ। Many received jail sentences and lost civic honor as well as their husband and family for their criminal offenses। और बहुत सारियों को था ना, उन औरतों को क्या मिलती थी, जेल में सेंटेंस मिलती थी, और वो उनके जो सिविक ऑनर थे यानी कि जो नागरिक अधिकार मिले हुए थे वो, और जो उनके हस्बैंड फैमिली थे उन सब से वो क्या हो जाती थी, दूर हो जाती थी, और उनको इस क्रिमिनल ऑफेंस में ये क्या होता था, आपराधिक मामला होता था, उनके ऊपर वो चलता था। ठीक है, ये था मदरहुड, ये थी इसकी औरतों के बारे में विचार। आप समझ गए ना, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हिटलर औरतों का बड़ा सम्मान करता था, ये करता था, सुना हुआ आपने, फेक न्यूज़ वगैरह ऐसे, रियल में ऐसे करता था वो। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा होता है प्रचार। अब प्रचार करने का क्या तरीका था उसका, अब सीधी सी बात है, इतना वो घृणित कार्य कर रहा था तो समाज उसके साथ कैसे हो रहा था, उसके लिए वो क्या प्रोपेगेंडा करता था। द नाजी रेजिम एंड यूज लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। देखो नाजी क्या करते थे, वो बड़े ध्यान से ना मीडिया को यूज करते थे। उस टाइम पे मीडिया थी, जैसे अब सोशल मीडिया ना, उस टाइम पे मीडिया थी, और जो लैंग्वेज वो यूज करते थे न्यूज़पेपर वगैरह में, वो बड़े ध्यान से यूज करते थे। एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट, इतने ध्यान से करते थे जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े। जो तानाशाही होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं कि भाई वो अपनी लैंग्वेज में ऐसे तकिए कलाम रखते थे, लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, भाई ये तो बड़ा अच्छा बोल रहा, देश का ये करेगा, हर रोज़ एक न एक स्लोगन दे देते ना। ऐसा ही आपने भी सुना कुछ, जैसे अभी यहाँ पे अपने यहाँ चला हुआ था ना, ये लॉकडाउन चल रहा था, कभी ये कर दो कभी वो कर दो, लोगों को ये लग रहा था भाई बड़ा काम कर रहा है प्रधानमंत्री तो अपने लिए। एक्चुअली में काम भी कुछ नहीं किया सरकार ने। जैसा लॉकडाउन लगा था ना, उस टाइम पे अगर काम करने होते थे ना, अगर अच्छे से करते तो नहीं किया, सीधा क्या करते, सभी लोगों का काम रोक के क्या हो गया, लोगों के लिए और भी ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट हो रही, और वो आज तक हैं। अब ये परेशानियाँ देख लेना कितने साल लगेंगे लोगों को उभरने में इसमें। तो ऐसे ही करते थे ये भी, मीडिया का भी इस्तेमाल। द टर्म्स दे कॉइन टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव, और जो भी वो नारे वगैरह देते थे या जो भी तकिए कलाम देते थे, कुछ भी आज स्लोगन दे रहे हैं, तो उनको है ना अलग अलग प्रैक्टिसेस में बोलते थे, अलग अलग तरीके से बताते थे। और कुछ तो ऐसे थे कि जो कि डिसेप्टिव थे। डिसेप्टिव क्या होते हैं, जो सच्चे नहीं होते, धोखा देने वाले होते हैं एकदम से, है ना, जो अच्छे से समझ में नहीं आते थे लोगों को, ऐसे ऐसे बोल देता था। अब जैसे ये आपने ये अपने नेताओं के तकिए कलाम नहीं सुने हैं क्या, उनके विचार इतने डिसेप्टिव होते हैं, कह देते हैं कि भाई लोगों की आय दुगनी हो जाएगी, हुई किसानों की दुगनी हो जाएगी आय, आपने लगा कहीं से ऐसी हो रही है, लोगों की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इलेक्शनों से पहले ऐसे बोला था, आज तक खत्म तो दूर की बात बढ़ती जा रही है। ये सच्चाई है ना, ये हर नेता यही करते हैं ऐसे, ठीक है। और लेकिन जो ये होते हैं ना डिक्टेटर, ये और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये तो शुक्र है लोकतंत्र है कि हम कुछ कह भी सकते हैं, इसको चेंज करने के भी हमारे पास चांसेस है। लेकिन यहाँ पे देखो ना इन लोगों के साथ क्या हुआ होगा उस टाइम पे, जर्मन वालों के साथ।
they are chilling. Nazis never use the word kill or murder in their official communication. देखो नाजी है ना क्या करते थे, वो कभी भी है ना अपने वर्डिंग में अपना कम्युनिकेशन करते थे ना एक दूसरे के साथ, तो ऐसा वर्ड यूज ही नहीं करते थे किलिंग का, मर्डर का। किलिंग मर्डर वर्ड यूज नहीं करते थे, वो क्या करते थे, मास किलिंग वर्ड ट्रम्प स्पेशल ट्रीटमेंट। जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मारना होता था, मास किलिंग बोलते हैं इसको, नरसंहार को, तो वो क्या करते थे, उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज करते थे, क्या था, स्पेशल ट्रीटमेंट दे दो इनको। जैसे कोई भी लोग उनके सामने बोल रहे होंगे ना, मान लो कोई प्रदर्शन कर रहे होंगे उस एरिया के, तो वो क्या कहता था कि इन लोगों को आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे दो। एंड फाइनल सॉल्यूशन फॉर द जूस, और यहूदियों के लिए, इनके लिए भी फाइनल सॉल्यूशन ये है, जो यहूदी है ना उनको इकट्ठे करता है कि भाई इनको फाइनल सॉल्यूशन दे दो। फाइनल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इनको मार दो। एंड यूथनेसिया, और जो डिसेबल्ड लोग थे, कहीं मान लो अपाहिज लोग मिले, अपाहिज तो उसके कंट्री में होंगे, उसकी कम्युनिटी के भी थे, उनको इकट्ठे करता है और उनको क्या बोलता है, इनको यूथनेसिया कर दो, यूथनेसिया। एंड सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, और उनके लिए बोलते थे कि भाई इनको या तो कर दो, सिलेक्ट कर दो, सिलेक्शन दे दो इनको अलग से, जैसे ऐसे इकट्ठे कर दो, भाई इनको सिलेक्शन दो। क्या पता कुछ लोग उस टाइम पे बेचारे सोचते हैं कहीं सिलेक्ट होते होंगे हम, उनको ले जाके वहाँ पे सिलेक्ट कर देता है किलिंग, हाँ। या फिर ये कर देता है भाई इनको डिसइंफेक्शन कर दो, कि इनको इन्फेक्शन हुआ तो इनको क्या कर दो, डिसइंफेक्शन कर दो, इनका इन्फेक्शन दूर करो। और इन्फेक्शन दूर कैसे होता था, उनकी किलिंग ही कर देता था पूरी। इवैक्यूएशन मीन डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर। इवैक्यूएशन का मतलब क्या है कि लोगों को यहाँ से निकाल, इवैक्यूएशन का मतलब वैसे तो होता है कि कोई किसी परिस्थिति में घिरा हुआ है वहाँ से उठा के, जैसे बाढ़ वगैरह आती है या कहीं पे ये लग जाती है, आग वगैरह लग जाती है किसी एरिया में, तो वहाँ से मिलिट्री क्या करते हैं, उनको वहाँ से निकाल के इवैक्यूएट करती है। इवैक्यूएट का मतलब क्या है कि सुरक्षित स्थान पे लेके जाना। और यहाँ पे हिटलर के लिए इवैक्यूएशन का मतलब क्या था कि उन लोगों को उठा के कहाँ लेके जाना, गैस चैम्बर में। गैस चैम्बर में रखो और गैस चला ऑन कर दो, जहरीली गैस, और उनको मार दो। ये था उसका काम। डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर वर कॉल्ड? गैस चैम्बर को क्या बोला जाता था? दे वर लेबल्ड डिसइंफेक्शन एरिया। देखो गैस चैम्बर को क्या बोल रखा था उसने, डिसइंफेक्शन एरिया। एंड लुक लाइक बाथरूम इक्विप्ड विद फेक शावर हेड। और वो ऐसे थे गैस चैम्बर जैसे बाथरूम होता ना, और उनके ऊपर है ना शावर हेड, फेक शावर हेड होते ना, हेड शावर हेड्स, यानी कि सर के ऊपर वो झरने होते हैं ना पानी के गिरते हैं, इस टाइप के होते थे वो गैस चैम्बर। लोगों को अंदर लेके जाओ भाई, तुम वहाँ के अंदर चलो, इसमें डिसइंफेक्शन एरिया में, डिसइंफेक्शन में जाओ, और लोगों को ये लगता है कि भाई हमारे तो यहाँ पे बाथिंग वगैरह होगी, ऐसा लगता होगा उनको बेचारा को उस टाइम पे, तो वहाँ पे उनकी बाथिंग होती है ऐसे। मीडिया वाज केयरफुल टू विन सपोर्ट फ्रॉम द रेजिम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। और मीडिया भी बहुत ज़्यादा केयरफुल थी, उनको भी यही था कि जितना भी हो सके ना नाजी पार्टी का दिल जीत लो। उसके वर्ल्ड व्यू को क्या करते थे, वो प्रचारित करती रहती थी कि आज नाजी पार्टी ने ये अचीवमेंट किया, आज उसने ये किया है, आज हिटलर ने ये यहाँ पे ये इस चीज़ का शिलान्यास किया, आज ये किया है, ये दिखाते थे बस मीडिया वाले। नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन एंड लीफलेट्स। और नाजियों के जो विचार थे वो फिल्मों में, रेडियो में, कैची स्लोगन वगैरह पोस्टरों पे लगा देते थे, ठीक है, ऐसे करते थे प्रचार अपना। इन पोस्टर्स ग्रुप आइडेंटिफाई एज द एनिमीज ऑफ द जर्मन वर स्टीरियोटाइप्ड, मॉक्ड, अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज इविल्स। और जो जर्मनी के एनिमी थे पोस्टरों में वो लिख देते थे कि भाई ये यहूदी है, ये हमारे एनिमीज हैं, इन्होंने वो किया था, उनको अब्यूज़ किया जाता था, गालियाँ वगैरह देते थे, उनको कंडेम करते थे। सोशलिस्ट एंड लिबरल वर रिप्रेजेंटेड एज ए वीक एंड डिजनरेट। और वहाँ पे जो समाजवादी थे और जो उदारवादी थे उनको क्या मानते थे कि भाई ये तो कमज़ोर लोग हैं, जो ऐसी बातें करते थे ना कि भाई लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाओ, ये कह यार ये तो कमज़ोर है। कोई कह देता ना कि भाई दूसरे देशों के साथ लड़ाई मत करो, उनसे संबंध बनाओ, उनको ये तो वीक है, डिजनरेट है, ये तो ऐसे बोलते थे नाजी पार्टी वाले लोग उस टाइम पे।
दे वर अटैक्ड एज मैलिशियस फॉरेन एजेंट्स, उनको क्या उनके ऊपर हमले किए जाते थे सोशलिस्टों के कि भाई ये है ना मैलिशियस फॉरेन एजेंट है, यानी कि मैलिशियस होता है गंदे, यानी कि विदेशियों के क्या है ये एजेंट है, उनको ऐसे बोला जाता है। अभी जैसे कोई भी कुछ बोल देगा ना पार्टी के खिलाफ, ऐसे बोलते हैं कि भाई ये तो उस पाकिस्तानी है, ऐसे ही बोला जाता है ना। अपने यहाँ पे भी सुनते हो कुछ ऐसे ऐसे वर्ड, वो सब ऐसी ही विचारधारा वाले लोग हैं। वो एक्चुअल में कंट्री के बारे में कोई नहीं सोच रहा, जो ये आपको ये बहकाते ना। तो जैसा भी सोचो, जैसा सुनो, अपने दिमाग से काम लिया करो हर बात को लेके। ऐसे प्रचार न किया करो, कोई आपके पास फेक मैसेज भी आ जाता है, फोटोज़ वगैरह भी आती, वीडियोज़ भी आ जाती, उनको ऐसे ही नहीं पोस्ट कर दिया करो फेसबुक वगैरह पे। वो सारे के सारे क्या है, वो साजिश है, कॉन्स्पिरेंसी है ऐसे लोगों की। देख लो जैसे इन्होंने किया था नाजियों ने। एंड प्रोपेगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेट्रेड फॉर ज्यूज, और वहाँ पे कुछ ऐसी फिल्में बनाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्यूज यानी कि यहूदियों के खिलाफ हेट्रेड पैदा हो। द मोस्ट इनफेमस फिल्म वाज द एटर्नल जू, और उस टाइम पे जो मोस्ट इनफेमस वो होती है जो कि नेगेटिव वे में फेमस होती है, उसे इनफेमस कह देते हैं। मोस्ट इनफेमस फिल्म है कौन सी? द एटर्नल जू यानी कि अमर, एटर्नल का मतलब होता है अमर जूस। इनफेमस मूवी वो होती है जो कि नेगेटिव हो लेकिन फेमस बहुत ज़्यादा होती है। जैसे लास्ट ईयर अपने यहाँ पे हुई थी ना, वो मूवी थी एक, वो उसकी थी, वो ड्रिंक्स विंक करता था वो लड़का, उसमें क्या, कबीर सिंह। वो इनफेमस मूवी थी, शिक्षा तो कुछ नहीं दे रही थी वो, लेकिन पॉपुलर बहुत ज़्यादा हुई थी वो, है ना। तो ऐसे ही उस टाइम पे एक मूवी थी द एटर्नल जू, यानी कि यहूदियों के बारे में बताया गया था उसमें। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड, और वहाँ पे जो रूढ़िवादी जो ज्यूज थे वो कैसे थे? स्टीरियोटाइप्ड थे, यानी कि एक जैसे ही, मतलब स्टीरियोटाइप का मतलब वही लकीर का फकीर, उसी रीति रिवाज से चलता रहा जैसे पहले चलता था, उसे बोलते हैं स्टीरियोटाइप्ड। ठीक है। दे वर शोन विद फ्लोइंग बियर्ड्स wearing kaftans, where in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were highly assimilated community। उनको ऐसे दिखाया जाता था पुराने टाइम उस फिल्म में कि उनकी दाढ़ियाँ कैसी फ्लोइंग, हिलती हुई है, वेयरिंग कफ्तान, अलग टाइप की जो उनकी ड्रेस है वो पहने हुए पुराने टाइम के। लेकिन आज के जो यहूदी थे उस टाइम के, वो तो उस कम्युनिटी से मिले हुए थे, लेकिन उनको ऐसे प्रेजेंट किया जाता था जैसे अपने यहाँ पे भी नहीं दिखाया जाता किसी अन्य कम्युनिटी के लोगों को, रिलीजन को, कि वो ऐसे रहते हैं, ऐसे दाढ़ी सी रखते हैं, सेविंग ये सेव करके रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं रहते ना, ऐसे सभी तो नहीं रहते ना। तो ऐसे ये क्या थे? प्रोपेगेंडा थे दिखाने के लिए उनको, यहूदियों के प्रति हेट्रेड पैदा करने के लिए। दे वर रेफर्ड टू एज वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट, और उनको बोला जाता था कि ये कीड़े हैं, ये देश के लिए दीमक हैं, ये देश को खा रहे हैं। देयर मूवमेंट्स वर कंपेयर टू दोज ऑफ रोडेंट्स, और उनके मूवमेंट है ना चूहों से कंपेयर किए जाते थे, कि जो भी वो आंदोलन करते थे ना, प्रदर्शन करते थे, कैसे है, किससे कंपेयर कर रहे हैं वो? रोडेंट से, चूहों से। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, टेप्ड देयर इमोशंस एंड टर्न देयर हेट्रेड एंड एंगर एट दोज मार्क एज अनडिजायरेबल। इस प्रकार नाजिया ना लोगों के माइंड से और इमोशन पे वर्क करते थे, और इतना करते थे कि वो उनके मन में और दिमाग में हेट्रेड पैदा हो जाए, किसके प्रति? अनडिजायरेबल के प्रति, जो उनसे अलग है। द नाजी मेड इक्वल एफर्ट टू अपील टू ऑल ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, और ऐसा ही वो हर प्रकार की पॉपुलेशन से यही क्या करते हैं? एक्सपेक्टेशन करते हैं, अपील करते हैं। दे सॉट टू विन द सपोर्ट बाय सजेस्टिंग दैट नाजी अलोन कुड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम, और वो लोगों को यही बताते थे कि केवल नाजी ही क्या कर सकते हैं? देश को जितनी भी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है देश, उन प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। ये था उनका वो। ठीक है। यहाँ पे एक तो आया है सोर्सेज, ये हिटलर का है। एक तो न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में 8 सितंबर 1934 को 1934 में उसने क्या कहा था? द वुमेन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ ए फोक, यानी कि संसार का या समाज का निर्माण में मुख्य है, ये एलिमेंट है, ये इसका मेन एलिमेंट है। स्टेबल का मतलब मुख्य है।
and she has the most unerring sense of everything is important, not let a race disappear because it is her children who would be affected by all his suffering in the first place. That is why we have integrated the women in the struggle of racial communities such as the nature and providence has determined so. तो वो यहाँ पे यही कर रहा है, अपील कर रहे हैं लोगों इनसे, महिलाओं से, कि वो उसके साथ हो जाए, उसको सपोर्ट करें, महिलाएं समाज को इंटीग्रेट करें, समाज को एक करें, यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक ये लेटर है, बड़ा ज़बरदस्त है, जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू हिटलर वाई। एक जर्मन फार्मर है, द जर्मन फार्मर स्टैंड इन बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स टुडे। जर्मनी का किसान है वो अब दो बड़ी गंभीर और खतरनाक स्टेज पे खड़ा हुआ है। द वन डेंजर अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम, एक तो क्या है, अमेरिका का जो पूंजीवादी सिस्टम है, बिग कैपिटलिज्म, बड़ा पूंजीवाद है, एंड द अदर इज मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ बोल्शेविकिज्म, वही दूसरा मार्क्सिस्ट बोल्शेविकिज्म जो कि रशियन का है, ठीक है। बिग कैपिटलिज्म एंड बोल्शेविज्म वर्क हैंड इन हैंड, अब वो दोनों काम कर रहे हैं। दे आर बोर्न ऑफ जूइश थॉट, और वो किसकी थॉट से बने, यहूदियों की थॉट से बने हैं। एंड सर्व द मास्टर प्लान ऑफ द वर्ल्ड जीवेरी हु अलोन कैन रेस्क्यू द फार्मर्स फ्रॉम दीज डेंजर्स, और वही दूसरे और जो वर्ल्ड प्लान है जीवेरी का, वही बचा सकता है किनसे, इस डेंजर से, नेशनल सोशलिज्म, ये यहूदियों का वो है, मतलब अमेरिकन्स, रशियंस, किसी की विचारधारा फार्मर तक भी नहीं जाने दे रहा था। वो इतना ज़बरदस्त वो काम कर रहा था लोगों को रोकने का, वो है ना। ये एक्टिविटी आपकी, ये एक्टिविटी आपने करनी है सभी ने, जैसी भी होगी आपसे। इसमें क्या, व्हाट डू यू दे टेल अस अबाउट नाजी प्रोपेगेंडा, उन्होंने नाजी प्रोपेगेंडा के बारे में हमें क्या बताया। हाउ आर द नाजीज ट्राइंग टू मोबिलाइज डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, और नाजीज कैसे मोबिलाइज करते थे अलग अलग तबके के लोगों को, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 1940 फर्स्ट, अगर 1914 में क्या होता, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। नवंबर 9 1918 में जर्मनी कैपिटलिस्ट एंडिंग द वॉर, कैपिचुलेट एंड एंडिंग द वॉर, युद्ध खत्म हुआ था 1918 में 9 नवंबर को। 9 नवंबर 1918 में वाइमर रिपब्लिक का प्रोक्लेमेशन हुआ था, वाइमर रिपब्लिक बनाया गया था। जून 28 1990 ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी। जनवरी 13 1933 हिटलर चांसलर बना था। सितंबर 1 1939 जर्मनी इन्वेड्स पोलैंड, ये यहाँ से युद्ध की स्टार्ट हुई थी। 1 जनवरी 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। जून 22 1941 जर्मनी इन्वेड्स द यूएसएसआर, 1941 को क्या किया था इसने, 22 जून को यूएसएसआर के ऊपर अटैक किया था जर्मनी ने। एंड जून 23 1941 मास मर्डर ऑफ द जूइश बिगिन, और यहाँ से यहूदियों का नरसंहार स्टार्ट हो गया था। दिसंबर 8 1941 यूनाइटेड स्टेट्स ज्वाइन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। जनवरी 27 1944 सोवियत ट्रूप लिबरेट ऑस्विज, इन्होंने ऑस्विज को आज़ाद कराया था सोवियत यूनियन ने। और 8 मई 1945 को अलाइड विक्ट्री इन यूरोप, और फिर 8 मई 1945 को यूरोप की आज़ादी हो गई थी, अलाइड विक्ट्री, अमेरिका भी साथ में मिला था, ठीक है। आज यहीं तक करेंगे, कल करेंगे बाकी हम ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ओके।